हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 2 लेक्चर और प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में वो दोनों लेक्चर देख सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है मोलरता एंड मोल प्रभाव। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है राउल्ट का नियम और मोल प्रभाव या मोल अंश के 1-2 क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, दोनों लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। इसमें आपको सभी केमिस्ट्री के वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी 3rd लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी भी आप ज्यादा पीछे नहीं है। केवल 2 लेक्चर हमने अभी तक केमिस्ट्री के अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से जाके पहले आप वो दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आप ये 3rd लेक्चर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लेक्चर में जितने टॉपिक कवर कराए गए हैं सभी टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम केमिस्ट्री को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं ताकि आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। समझ लो, ये टॉपिक नहीं है बल्कि आपका एक एक क्वेश्चन है। अगर आपसे देखा जाए तो लेक्चर नंबर 3 में जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? हेनरी का नियम, जिसे हेनरी लॉ भी कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि हेनरी ने अपना नियम क्या दिया था, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, और लास्ट हम देखेंगे कि इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, यानी इसका कैसे यूज होता है। ठीक है, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर नए बच्चों तक जो इस साल 12 में आ रहे हैं, जिनका पेपर 2027 में होने वाला है। ठीक है, और आपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हेनरी ने अपना नियम क्या दिया था। अभी आपको डिफिनीशन जो दिया गया है इस पे फोकस नहीं करना, केवल डायग्राम से पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आप डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लो हमने कोई एक पात्र या बर्तन ले लिया है। अब सॉल्यूशन चैप्टर में आपको हमेशा बर्तन यानी पात्र ही लेना पड़ेगा। उसमें हम कोई क्या लेंगे? विलायक। अब हमेशा विलायक के रूप में पानी को ही लिया जाता है, लेकिन किसी किसी जगह आप देखेंगे कि पानी की जगह, विलायक की जगह कोई और पदार्थ या मटेरियल भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो लिया जाता है वो वाटर को ही लिया जाता है, क्योंकि उसका जो आयतन है वो फिक्स होता है 100 ml। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या लिया है, एक पात्र ले लिया है। इस पात्र में हमने पहले से कोई एक विलायक घोल दिया है। क्या घोला है? विलायक, यानी कि पानी मिला दिया है। ठीक है, अब इस विलायक में हम क्या करते हैं, कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं। ठीक है, मान लो हमने इस विलायक में विलेय पदार्थ जो घोला है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने कोई गैस घोल दिया है जो कि क्या है? ऑक्सीजन गैस है। अब इस ऑक्सीजन गैस को हमने कहां पे घोला है? इस विलायक में। याद रखिएगा, विलायक वो होता है जो अपने अंदर चीजों को घोल लेता है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में बेसिक नॉलेज आपको दिया था कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और आपका विलयन क्या है। ठीक है, तीनों चीज बेसिक में हमने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो लेक्चर 1 से आप जाके देख लीजिएगा। तो ऑक्सीजन जो हम घोल रहे हैं इसको हम विलेय बोलेंगे। जो चीज घुलती है वो होती है विलेय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक। क्लियर? तो विलायक में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन यानी कि गैस को घोल रहे हैं। याद रखिएगा, हेनरी ने गैस को घोला था। हेनरी ने क्या किया था? गैस को घोला था, और इसमें उन्होंने कंडीशन क्या लिया था कि जो टेम्परेचर है यानी जो ताप है वो क्या है? नियत है। ये मेन कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। इन्होंने एक चीज ये माना था कि जो टेम्परेचरवा है, तापवा है, वो नियत होगा, और हमेशा टेम्परेचर या ताप नियत ही आप मानेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या हो जाता है? हेनरी ने जो परिभाषा दिया था वो क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी जब ताप क्या हो? नियत हो, यानी कांस्टेंट हो, स्थिर हो। ठीक है, नियत हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तब जब ताप क्या होती है? नियत होती है, तब किसी गैस की, ये कोई मान लीजिए गैस है, इस गैस की द्रव यानी कि विलायक, द्रव की जगह आप विलायक भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं द्रव ही लिखो, क्योंकि विलायक जो होता है ये हमेशा जल होता है, और जल को हम क्या करते हैं? द्रव मानते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा लिक्विड क्या होता है? जल होता है, और जल क्या होता है? विलायक यहाँ पे हमने मान रखा है। ठीक है, तो यही परिभाषा हो जाएगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में
विलेयता यानी कि घुलने की जो क्षमता है, विलेयता का मतलब आप समझिएगा घुलने की जो क्षमता है, और गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी गैस की द्रव में घुलने की जो क्षमता होगी वो गैस के दाब यानी प्रेशर, दाब यानी प्रेशर के क्या होगी, समानुपाती होती है। ठीक है, यही इतना सा नियम आपके हेनरी ने दिया था। अब हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो गैस के द्रव में विलेयता है, यानी कि जो किसी भी गैस की घुलने की क्षमता है, गैस के घुलने की क्षमता यानी गैस की द्रव में विलय होने की जो क्षमता है वो किसके समानुपाती है, गैस के दाब के यानी प्रेशर के समानुपाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि घुली हुई गैस की मात्रा, क्या मानेंगे, घुली हुई, यहाँ पे ये नहीं चल रहा है तो हम रेड कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा जो है वो किसके समानुपाती है, दाब के। अब आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे कि गैस के दाब के, तो चाहे गैस का दाब मानिए या केवल दाब मान लीजिए, एक ही चीज है। क्लियर, ये इतना ही पॉइंट आपके हेनरी ने बोला था कि जो भी स्थिर ताप पर जब भी आप देखेंगे तो एक कंडीशन याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा यानी नियत होगा। सीधे सीधे एक लाइन में डिफिनीशन है, एक बार में बोल रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव यानी कि विलायक में घुलने की जो क्षमता है या कह सकते हैं विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसी को अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती होती है दाब यानी कि प्रेशर के। ठीक है, तो घुली हुई गैस की मात्रा को हम लिखते हैं किससे, m से, और जो कि समानुपाती हो जाएगा किसके, आपके प्रेशर P से, यानी m समानुपाती P, ये हो गया। अब अगर आप ये समानुपाती का नियतांक हटाएंगे यानी सिंबल हटाएंगे तो इसके जगह एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक कांस्टेंट यानी नियत राशि लेंगे या कर सकते हैं नियतांक लेंगे। और यहाँ पे जब भी ये कांस्टेंट हेनरी के नियम में कांस्टेंट जो लगता है वो लगता है KH। ठीक है, क्या लगता है, KH, यानी हम m वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू करेंगे क्या, KH इंटू P। अब यहाँ पे ये जो KH है ये KH ही है हेनरी नियतांक, क्या है, हेनरी का कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्या है, KH। जब भी आप ये समानुपाती का निशान हटाते हैं उसके जगह एक कांस्टेंट यानी नियतांक लेते हैं और ये नियतांक ही हेनरी नियतांक होता है। बस यही फॉर्मूला आपके हेनरी ने दिया था कि m इक्वल टू KH इंटू P। ठीक है, यहाँ पे P क्या है देख लेते हैं, P आपका है दाब और KH क्या है, तो KH आपका है हेनरी नियतांक। ठीक है, हेनरी नियतांक यानी कि हेनरी कांस्टेंट, और m आपका आपको पता ही है कि घुली हुई क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया आपका हेनरी का नियम। बस इतना ही हेनरी ने अपना नियम दिया था। सबसे पहले हमने देखा हेनरी का नियम के डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या है, उसको पहले हमने डायग्राम से समझा जिसमें हमने क्या लिया, टेम्परेचर को नियत ले लिया और विलेय के रूप में हमने इसमें कोई ऑक्सीजन गैस या इसकी जगह आप कोई और गैस भी ले सकते थे, लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर ऑक्सीजन गैस को ही लेकर इसको समझाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल्स आप अभी देखेंगे उसमें ज्यादातर गैसों की बात हुई है और गैस में CO2 गैस या ऑक्सीजन गैस ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने विलेय के रूप में ऑक्सीजन गैस लिया है, हमने जैसे ऑक्सीजन गैस इसमें घोला, किसी द्रव में या विलायक में घोलते हैं तो क्या होता है, इस विलायक का जो दाब होता है या कह सकते हैं जो गैस का दाब होता है वो क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है किसके, इस गैस के घुलने की जो क्षमता है या जो विलेयता की क्षमता है उसके। ठीक है, तो यही था आपका हेनरी का नियम, बहुत सिंपल है। पहले आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा और ये डिफिनीशन आप कॉपी में लिखते चलेंगे। जितनी चीजें आपको लिखाई जाएंगी आप नोट करते चलिए। अभी आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लास्ट में आप नोट्स बना लीजिए या फिर हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते चले।
क्योंकि नोट्स बना रहेगा तो आप डेली का डेली भी रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ जब आपको बीच में कभी भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो वहां पे भी आप रिवीजन कर लेंगे। तो पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, यानी कि हेनरी का जो नियम है वो कहां तक लागू होता है, कहां तक उसके लागू होने की सीमा को रखी गई है। ठीक है, पहले आप हेनरी के नियम का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप देखते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, यानी लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, कितनी लिमिट्स रखी गई हैं हेनरी के नियम को लागू करने के लिए। इसके पहले हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था। राउल्ट के नियम का पहला जो नियम था, उसकी जो पहली सीमा थी वो ये थी कि राउल्ट का जो नियम है वो हमेशा तनु विलयनों पर ही लगता है। और कल के लेक्चर में हमने आपको तनु विलयन भी समझाया था और सांद्र विलयन भी समझाया था। नहीं समझ में आया अगर फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। तनु विलयन का मतलब है, देखिए तनु विलयन का मतलब है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है, 0 होती है और विलायक की जो मात्रा है यानी पानी की जो मात्रा है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, यानी विलेय जो होगा वो लगभग कम होगा, या कह सकते हैं बहुत कम होगा। विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होगी और विलायक की मात्रा अगर अधिक है तो ऐसा विलयन ही तनु विलयन कहलाता है। और अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि जो विलेय पदार्थ है जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इसकी मात्रा हमने कर दी ज्यादा और वाटर यानी पानी जो विलायक है उसकी मात्रा कर दी कम, तो ऐसा जो विलयन बनेगा ऐसे विलयन को हम कहेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्र विलयन का आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सांद्र विलयन का मतलब है कि विलेय की मात्रा जो होगी वो हो जाएगी इस बार अधिक और आपका जो विलायक होगा, विलायक की मात्रा हो जाएगी कम। क्लियर, तो ये हो गया तनु विलयन एंड सांद्र विलयन। तनु विलयन समझ में आ गया। अब हमेशा एक पॉइंट याद रखेंगे राउल्ट के नियम में भी और हेनरी के नियम में भी। पहला पॉइंट यही है कि ये दोनों नियम जो है हमेशा तनु विलयन के लिए ही लागू होते हैं, यानी कभी भी ऐसे विलयन के लिए लागू नहीं होगा जिसमें आपके विलेय का मात्रा जो होगी वो अधिक होगी। ठीक है, ये हमेशा उस विलयन के लिए लागू होता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कि लगभग 0 होती है। ठीक है, तो ऐसा विलयन क्या होता है, आपका तनु विलयन कहलाता है। तो पहली जो सीमा होगी वो यही होगी कि यह नियम, या कह सकते हैं यह जो हेनरी का नियम है तनु विलयन पर ही लागू होता है, कभी भी ये सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होगा और ना ही इसके न्यूमेरिकल कभी सांद्र विलयन वाले पूछे जाते हैं। हेनरी के नियम के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमेशा तनु विलयन के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि यह निम्न दाब, यानी इस पे जो प्रेशर जनरेट होगा, जैसे अभी हमने बताया आपको कि जैसे ही हम कोई स्थिर ताप पर गैस घोलते हैं विलायक में तो एक प्रेशर बनता है, एक प्रेशर जनरेट होता है गैसों के बीच में। तो जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर का जो मात्रा होगी, यानी प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये याद रखिएगा, हेनरी के नियम पे जो भी दाब लगता है निम्न दाब लगता है। ठीक है, हेनरी का नियम आपका तभी काम करेगा जब जो दाब होगा, प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा। अगर दाब आपने बहुत हाई कर दिया, बहुत बढ़ा दिया है तो हेनरी का नियम वहां पे काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि यह उच्च ताप पर, यानी जो टेम्परेचर हमने क्या किया था, स्थिर किया था, अब यहाँ पे अगर वो टेम्परेचर उच्च होगा यानी कि अधिक होगा, उच्च का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो। ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तभी आपका हेनरी का नियम काम करता है। ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, विलायक के साथ क्रिया करके कोई नई गैस थोड़ी बना लेगी। ऑक्सीजन हमेशा वाटर के साथ क्रिया जब भी करती है तो वो कोई नई गैस नहीं बनाती, यानी विलायक के साथ ऐसे गैस को हम बोलते हैं जो नया कोई गैस को निर्माण ना करे। ठीक है, यानी सीधे सीधे हम हेनरी के नियम में ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे गैस को लेंगे जो विलायक के साथ क्रिया यानी कि रिएक्शंस नहीं करेगी। जैसे मान लो मैंने वाटर में क्या किया था, ऑक्सीजन को घोला था, तो वाटर में यानी जल में जब ऑक्सीजन को घोलेंगे तो ये कोई क्रिया नहीं दिखाएगी, इसीलिए हमने क्या किया था, डायग्राम में ऑक्सीजन को लिया था। ये समझ में आ गया कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया जाता है हेनरी के नियम में, क्योंकि वो जो विलायक है यानी जो वाटर है उसके साथ क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं।
3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का मिला के 3 नंबर। पहले अगर आपने केवल हिंदी का नियम क्या है ये बता दिया डायग्राम के साथ और फॉर्मूले के साथ, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा। और अगर उसी के साथ आपने हिंदी के नियम की सीमाएं लिख दी, यानी लिमिटेशन ऑफ हिंदी लॉ लिख दिया, तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा, यानी आपके 2 नंबर बन जाएंगे। वहीं पे अगर आपसे पूछा गया है हिंदी के नियम की सीमाएं के साथ साथ अनुप्रयोग भी पूछा गया है, यानी दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ यूज देखते हैं हिंदी के नियम की, अगर वो भी पूछा गया है तो आपका यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का नियम एंड राउल्ट का नियम, जो कि कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको करा रखा है। अब देखते हैं हिंदी के नियम की अनुप्रयोग, या कह सकते हैं दैनिक जीवन में इसका क्या यूज होता है। पहला यूज आपने देखा होगा, ज्यादातर आप जो गर्मियों में, अब तो देखो गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी में स्टार्ट कहां से होता है, गन्ने के रस से, और एंड कहां पे होता है, कोको कोला से। ठीक है, सबका होता है यही स्टार्ट। तो हम देखो इस समय गन्ने का रस मिल रहा होगा, मिलता भी है, और आने वाले जस्ट 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे आपको एक से एक ब्रांड के कोको कोला भी देखने को मिलेगा। अब जो वो कोको कोला होता है जो बड़े आराम से आप पीते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। और एक बात याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है कभी भी किसी भी स्थान पे टिक नहीं सकती, इसलिए जैसे ही आप स्प्राइट या कोको कोला या थम्स अप जो भी है आप जो पीते होंगे, जैसे ही आप उसको पीते हैं 2-3 मिनट बाद तुरंत वो गैस आपके पेट से होते हुए नाक से या मुंह से बाहर निकल जाती है, और आपने कहा बहुत मजा आ गया, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने उसके पीछे की साइंस नहीं समझी कि वहां पे जो ये गैस है वो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है जिसको आप कहीं पे कैद नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे ही आप स्प्राइट या कोको कोला पीते हैं तो उसका जो गैस है वो तुरंत आपके नाक या मुंह से बाहर आ जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए पहला उपयोग क्या हो गया इसका, शीतल पेय पदार्थ के रूप में। अब शीतल पेय पदार्थ में आप वहां एग्जाम में कोको कोला, थम्स अप और ये सब मत लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको लिखना है क्या, शीतल पेय पदार्थ। क्लियर, ये समझ में आ गया। सेकंड क्या है, गोताखोर द्वारा सांस लेने में। आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, उन गोताखोरों द्वारा हिंदी का नियम ही यूज किया जाता है, जिसमें जो प्रेशर है वो समानुपाती कर दिया जाता है गैस लगने वाले गैस पर। ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्यादातर देखते हैं वो नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर्स को ले जाते हैं। ठीक है, अब उनके ऊपर पहले से ही समुद्र के कारण एक जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाते हैं समुद्र में, उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, और जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। यही तुमने बताया ना कि घुली हुई गैस की मात्रा जो है वो समानुपाती होती है दाब की, यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, प्रेशर नीचे जाएंगे, नीचे जब भी आप जाएंगे, या कह सकते हैं अगर आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ते वक्त आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता है, इसलिए पहाड़ों पर जो खाना है वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, फेफड़ों की क्रिया विधि में आपके जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, फेफड़ा क्या करता है भैया, ऑक्सीजन को जल्दी से बाहर अंदर करता है। तो यहाँ पर भी आपके हेनरी के नियम का ही यूज किया जाता है। जहां जहां दाब की बातें होंगी, जहां जहां प्रेशर की बात होगी, वहां पे हेनरी के नियम का यूज होगा। मैक्सिमम आप 3 यूज और 3-4 सीमाएं याद रखिएगा, इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, ज्यादा लंबी डिफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट सीमा में लिख दीजिएगा, यानी लिमिटेशन में लिख दीजिएगा, और 3 पॉइंट्स इसका दैनिक उपयोग यानी कि यूज में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एक और हम इसका बता देते हैं। चौथा पॉइंट है पर्वतारोहियों द्वारा सांस लेने में। हमने बताया जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ा जाता है प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा जब आप समुद्र की गहराइयों के बारे में पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो वही हमने बोला कि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। इसी वजह से जो पर्वतारोही होते हैं, जो हिल्स पे या माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इस हिंदी के नियम का ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो बस इतना ही था आपका हिंदी का नियम। कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, मैक्सिमम 30 मिनट की ये क्लास होगी, जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है, क्या होता है हिंदी का नियम,
और इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों या जो भी आपके सखा मित्र प्रेमी कोई भी हो उसके पास शेयर कर दें। और अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्पेल साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने राउल्ट का नियम नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों नियम है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्लियर, दोनों वीडियोस आपको कहां पे मिलेंगी एक बार फिर से बता देते हैं। हमने अपना नया प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027। ठीक है, वहां पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तीसरा आज ये वीडियो भी वहां पे ऐड हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्लासेस लेते जाएंगे उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं हमसे ही, तो हमने बेसिक फिजिक्स भी आपको पढ़ा रखा है। पहले तो हमने बेसिक फिजिक्स के 4 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं, सारे लेक्चर आपके लगभग 2-2 घंटे के हैं। तो वहां से आपके जाके पहले बेसिक फिजिक्स समझ लीजिए जो क्लास 12 में काम आने वाली है। बेसिक फिजिक्स में हमने आपको इतनी फिजिक्स 11th वाली पढ़ाई है जो 12th में काम आती है। क्लियर, बाकी 12th का सिलेबस अभी आपका स्टार्ट हमने नहीं किया है, 1-2 दिन में क्लास 12th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के जस्ट सामने एक ऑप्शन होता है कोर्स का, उस कोर्स वाले ऑप्शन में आपको फिजिक्स योद्धा कोर्स दिख रहा होगा। उस योद्धा कोर्स में या फिजिक्स योद्धा कोर्स में आपको सभी वीडियोस लेक्चर्स मिलने वाले हैं। क्लियर, तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।